नए संसद भवन के शुरू होने से पहले ही विपक्ष और सरकार के बीच इस पर घमासान छिड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। विपक्षी दलों को इसी को लेकर आपत्ति है। विपक्षी दलों का कहना है कि राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट होता है, इसलिए नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को करना चाहिए। इस मामले पर 19 विपक्षी पार्टियों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करके नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बायकॉट करने का फैसला किया है। हम ये मानते हैं कि ये संविधान की अवहेलना हो रही है, संवैधानिक प्रमुख महामहिम राष्ट्रपति की अवहेलना हो रही है और भारत के संविधान में अपना नाम आगे रखने के लिए सारी मान्यताओं का अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री। तो विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो पहला सेशन है। हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते। नई संसद के उद्घाटन में देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं आमंत्रित करना ये आदिवासी समाज का अपमान है, दलित समाज का अपमान है, पिछड़े समाज का अपमान है, वंचित समाज का अपमान है। क्यों राष्ट्रपति को नहीं किया गया? नरेंद्र मोदी अपना प्रचार करने चाहते हैं कि वही पार्लियामेंट का बिल्डिंग बनाया। ये हमें अच्छा नहीं लगा। आज भी मैं कह रहा हूं कि इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। हालांकि सरकार विपक्षी दलों के फैसले को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि सरकार ने सबको आमंत्रित किया है, वो चाहते हैं कि सभी लोग इस कार्यक्रम में शामिल हों। हमने तो भारत सरकार ने सबको विनंती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। राजनीति अपनी जगह पे चलती है और सब अपनी अपनी क्षमता से, सोचने की क्षमता के अनुसार रिएक्शन भी देते हैं और काम भी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का निर्माण करने वाले सभी श्रमयोगियों का सम्मान भी करेंगे। साथ ही सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक सेंगोल यानी राजदंड को संसद भवन के उद्घाटन के दिन ही स्पीकर के आसन के पास रखेंगे। जब संसद भवन का देश को समर्पण होगा, उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधिनियम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और अत्यंत आदरपूर्वक माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप सम्मान के साथ इसको स्थापित करेंगे। इधर दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे पर भी केंद्र और दिल्ली सरकार आमने सामने है। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है। सिर्फ पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन से जुड़े मुद्दे केंद्र सरकार के पास रहेंगे। बाकी मामलों में उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की सलाह से काम करेंगे। लेकिन केंद्र सरकार ने 19 मई को एक अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। यानी अब दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार भी एलजी के पास आ गया है। अब केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुहिम छेड़ दी है। वो समर्थन जुटाने के लिए एक एक करके विपक्षी पार्टियों से मिल रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर राज्यसभा में ये बिल गिर जाता है तो ये एक तरह से सेमीफाइनल हो जाएगा 2024 का। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे से उनकी मुलाकात हो चुकी है। केजरीवाल चाहते हैं कि सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर राज्यसभा में केंद्र के अध्यादेश का विरोध करें। केजरीवाल को नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे का साथ मिल गया है। हमारा पार्टी के लिए मैं सब पार्टी को अपील करेंगे कि अगर हर पार्टी हम एक साथ में ऑपोजिशन हो सकता है, दिस इज द मौका है, तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा देश के लिए कि हम बीजेपी को राज्यसभा में हरा सकते हैं, तो ऑर्डिनेंस भी जा सकता है। शायद ऐसे भी दिन आ जाएंगे कि राज्य में, स्टेट में इलेक्शन ही नहीं हो जाएंगे, सिर्फ केंद्र में इलेक्शन हो जाएंगे। वो भी इलेक्शन 2024 तक होने की संभावना है। उसके बाद जनता जो फैसला करेगी वो जनता, इसलिए हम उनको नींद से जगाने के लिए एक साथ आए हैं।
नए संसद भवन का उद्घाटन हो या फिर केंद्र सरकार का अध्यादेश, दोनों ही मामलों में विपक्षी पार्टियों की लामबंदी साफ नजर आ रही है। सवाल ये है कि क्या विपक्षी दलों का नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बायकॉट करने का फैसला सही है? प्रधानमंत्री को नए संसद भवन का उद्घाटन क्यों नहीं करना चाहिए? जिस संसद भवन के उद्घाटन समारोह का विपक्षी दल बायकॉट कर रहे हैं, अध्यादेश के खिलाफ उनकी विपक्षी एकता का टेस्ट भी इसी संसद भवन में होगा। क्या विपक्षी दलों की एकजुटता वहां भी दिखेगी? आज चर्चा इसी पे होगी और दो मुद्दे हैं जिस पे विपक्ष एकजुट देख रहा है और दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हुए दिख रहे हैं। एक नई संसद के उद्घाटन के मौके पर बायकॉट का और दूसरा इसी बहाने केजरीवाल जी अपना भी पक्ष रखना चाहते हैं और विपक्ष की एकता का फायदा उठाना चाहते हैं कि वो दिल्ली में जो सर्विसेज वाला अध्यादेश आया उसको राज्यसभा में सारे राजनीतिक दल विरोध करें। क्या ऐसा होगा? दोनों में इसी बात बातचीत होगी। जो मेहमान हमारे साथ है उनसे आपका परिचय कराता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और वरिष्ठ वकील राजीव पांडे हमारे साथ है। कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोढ़े जी हमारे साथ होंगे। साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज जी, अम्बेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अभय दुबे जी और राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ तिवारी जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव पांडे जी, भाई ये 19 दलों ने बायकॉट किया है कि वो संसद के उद्घाटन के मौके पर नहीं पहुंचेंगे। उनका ये कहना है कि संसदीय परंपराओं को बीजेपी ने एकदम ताक पर रख दिया है। राष्ट्रपति मुर्मू जी को से जो काम कराना चाहिए था वो स्वयं प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। क्या जवाब देंगे आप? देखिए नीरज जी, 24 अक्टूबर 1975 को इंदिरा गांधी जी ने संसद में एनेक्सी था जिसका उद्घाटन उन्होंने किया। राजीव गांधी जी एक लाइब्रेरी बनी थी, उसकी नींव रखने वो चले गए। विधानसभा में जो नए भवन उद्घाटन हुआ था उसको भी इंदिरा जी ने किया था महाराष्ट्र में। तो ये जो एक नॉन इशू जो है इसको कांग्रेस पार्टी और विपक्षी इशू बनाने की कोशिश कर रही है। उनको मुबारक हो इस इशू को। देखिए, देश में जो डेमोक्रेसी का जो मंदिर है ना, ये उसके उद्घाटन समारोह का, और इसमें जिस प्रकार से कुछ लोग जो विपक्षी पार्टियां इसको इशू बनाने की कोशिश कर रही है, ये देश की जनता देख रही है। डेमोक्रेसी में हमारा मंदिर है ये पार्लियामेंट है ना। एक तो राम मंदिर बन रहा है जो देश में 100 करोड़ 125 करोड़ लोगों के इष्ट देवता है, और एक दूसरा जो डेमोक्रेसी का मंदिर है ना, उसके उद्घाटन समारोह पर इस प्रकार की का काम किया जा रहा है कि तो ये हिसाब से जिस तरीके से संविधान को एक ही बार देश में सस्पेंड किया गया था नीरज जी, इंदिरा जी की जब सरकार थी उन्होंने इमरजेंसी लगा दिया था, और उस इमरजेंसी में दो पार्टियां थी, शिवसेना यूबीटी जो जहां महाराष्ट्र की जिसके साथ आजकल केजरीवाल जी आ रहे हैं, पहले गाली देते थे आजकल गलबैया डाल रहे हैं, और दूसरी सीपीआई। ये सब आज एक तरफ आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो मंदिर है डेमोक्रेसी का, ये जो लोकतंत्र का मंदिर है, इसके उद्घाटन में ये विघ्न डालने की कोशिश कर रहे हैं और जानबूझ करके इस इशू को बना रहे हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया कि पीछे किस प्रकार की घटना हुई है, और इसके पीछे जो कारण है मैं बताता हूँ। जिस प्रकार से नेताजी सुभाष बाबू का वहां पर प्रतिमा का अनावरण हुआ, जिस तरीके से नेशनल वॉर मेमोरियल बना, इस प्रकार की चीजों से जिस प्रकार से नाम जुड़ता जा रहा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, इससे इनको बड़ी दिक्कत है। अब इनको दिक्कत है, ये डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते हैं। वैसे भी कांग्रेस पार्टी तो करती नहीं, उन्होंने तो संविधान को भी तोड़ा था। तो ये सब लोग साथ में मिलकर के हम तो जनता को बताना चाहते हैं। राजीव पांडे जी, लोकतंत्र का मंदिर है और हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्रपति को माना जाता है, उन्हीं के नाम पे सरकार चलती है। तो उनसे अगर करा लेते तो क्या दिक्कत होती क्या कोई? मेरा सवाल ये है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस विषय पर करा लेते नहीं कर, ये तो आपको फिर तो ओम बिरला जी से पूछना पड़ेगा, वो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष है। ये केवल वही बता सकते हैं। इसको आप समझने का प्रयत्न करिए थोड़ा। मेरा कहना है ओम बिरला जी अध्यक्ष है, अब वो प्रधानमंत्री जी को उन्होंने बुलाया है, अब उन्होंने किया है तो उनका तो मैं प्रवक्ता हूं नहीं इस चैनल पे। मेरा कहना है प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये आप इसको पॉलिटिकल इश्यू क्यों बना रहे? देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में राष्ट्रपति हेड है, लेकिन वो एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से काम करते हैं। सबको पता है कि हिंदुस्तान में जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है अमेरिका टाइप से, आप समझिए। और मेरा कहना है इस सवाल का जवाब देने में मैं सक्षम नहीं हूं
इसके लिए तो फिर आपको इंटरव्यू करना पड़ेगा, आपको हमारे जो माननीय अध्यक्ष की है उनसे जाकर के आपको लेना पड़ेगा इंटरव्यू। इस विषय पर मैं बात नहीं कर सकता। मेरा कहना है इसको इशू बनाया जाए। मैंने आपको उदाहरण पीछे लाया। अब ये देखिए जो सारी पार्टियां हैं ये इस विषय को भी राजनीति से जोड़ रही है। एक लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन है, उसको आप राजनीति से जोड़िए, क्योंकि विषय क्या है कि ये इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसके प्रोजेक्ट बन गया, वहीं पर नेशनल वॉर मेमोरियल बन गया, वहीं पर नेताजी का। अभी ये प्रॉब्लम कुछ और है, आप इसको समझने का प्रयत्न करिए। ये मान लिया आपकी बात कि उन्होंने वो मौका चाहिए, मुद्दा चाहिए, उसकी वजह से विरोध करें। अच्छा एक चीज बताइए, मुर्मू नीरज जी खाली एक लाइन और बोल दो। नीरज जी ये बहुत अच्छी, इन्होंने जो कार्यकलाप किया है ना, हमारे बीच में बहुत ही विद्वान व्यक्ति, इन्होंने जो कार्यकलाप किया है ये लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहे हैं। लोकतंत्र के मंदिर के उद्घाटन में हम नहीं जाएंगे, राम मंदिर में जाएंगे कि नहीं जाएंगे तो मुझे पता नहीं, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में भी जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से बना हुआ जो हमारा देश है उसके लोकतंत्र के मंदिर में हम उद्घाटन। अच्छा एक मिनट मैं पूछूंगा ना अभी उनके पास जाना पड़ेगा जनता के बीच में। ये लोकतंत्र को खत्म करने वाली कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र के मंदिर के उद्घाटन में नहीं है। मुर्मू जी इनवाइटेड है कि नहीं उस फंक्शन में? अब फिर देखिए मैंने आपको ये बात, नीरज जी फिर वो सवाल आप कर रहे हैं जिसके सवाल के लिए आपको इंटरव्यू लेना पड़ेगा। तो दिलवाइए ना इंटरव्यू, मैं करना चाहता हूँ, लेकिन खैर मैं वही कह रहा हूँ ना। फिर सवाल आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जिसका मतलब आपको मैंने पहले भी जवाब दे दिया कि ये क्यों नहीं किए, किसको इन्विटेशन है। आपको लगता है हम लोग जमीनी कार्यकर्ता है? अरे आम जनता तो भाजपा के लोगों से एक्सपेक्ट करती है ना। हम तो आप ही से पूछेंगे, हमारी तो पहुंच नहीं वहां तक। मैं क्या करूं, मैं तो आप राजीव पांडे से ही पूछूंगा ना। 28 तारीख को होगा, सब लोग पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। आप कहे चिंता कर रहे हैं। ओके, अतुल लोने जी मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता है। अतुल जी क्यों बाइकआउट कर रहे हैं आप लोग? ये एक लोकतंत्र का एक बड़ा मंदिर, बहुत बड़ी एक पार्लियामेंट बन रही। नहीं सवाल तो सुनिए सर, उसका बाइकआउट क्यों? कौन उसका उद्घाटन कर रहा है? ये ज्यादा बड़ा इशू है क्या? किसने करना चाहिए ये ज्यादा बड़ा इशू है। क्यों? संविधान में क्या दिया है और संविधान की मान्यताएं क्या है और इस देश के संसद की परंपराएं क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान में ऐसा लिखा हुआ है क्या? ये आर्टिकल लिखिए ना, सुनिए ना भाई नीरज भाई, थोड़ा शांति से। आर्टिकल 79 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिफाइन करता है कि संसद क्या है। तो मैं राजीव पांडे हमारे मित्र है, मैं उनसे पूछता हूँ कि संसद क्या है। चलो मेरा छोटा सा एक जवाब, मैं कोई क्रॉस नहीं कर रहा हूँ, बस जानना चाहता हूँ संसद क्या है। संसद ये है कि आप जवाब ले दूं क्या नीरज जी? नीरज जी जवाब दे दो। हाँ दीजिए ना, आप ही दोनों लोगों को देना भाई। आज तो हम लोग श्रोता है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के तीनों के मिले जुले स्वरूप संसद है। मैं इसका कोई आपने बिल्कुल आपसे सवाल पूछा, मैंने बताया ये तीनों मिलकर के संसद है और उसी में कानून बनाने की एक प्रक्रिया है। लेकिन भारत का जो डेमोक्रेसी है, आर्टिकल 74 जो है, और क्या हंस रहे हो तो हंस लो यार, आपने सवाल पूछा मैंने जवाब दिया। आर्टिकल 74 सेक्शन 1 में राष्ट्रपति जो करती है काम या करते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस से काम करते हैं। और मेरा कहना है इस विषय को जो मैं कह रहा हूँ, इन्होंने कहा पार्लियामेंट क्या है मैंने बता दिया, सदन और राष्ट्रपति। अब रुकिए ना इनसे, अतुल जी आप मुझे बताइए ये विषय क्या है? ये बाइकआउट क्यों? अतुल जी चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भेजिए, फिर इनको सुप्रीम कोर्ट भेजिए। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि कौन किस बिल्डिंग का सही नहीं है ऐसा, वही मैं कह रहा हूँ। अतुल जी बाइकआउट क्यों? अब इसका जवाब दीजिए। इसलिए क्योंकि आपको मोदी विरोध करना है? नहीं देखिए नीरज जी, कुछ चीजें जो होती है परंपराओं से चलती है, कुछ चीजें जो चलती है वो संविधान के प्रावधानों से चलती है। देश की संसद बनती है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा सभा के एक्स ऑफिशियो ऑफिसर जो होते हो वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनके एडवाइस, एड एंड एडवाइस पे प्रेसिडेंट काम करते हैं। स्टेट में गवर्नर जो है वो गवर्नर उनके एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं क्या काउंसिल के। लेकिन क्या प्रेसिडेंट जो अहम है, तीनों दलों के प्रमुख है, वो उनके साइन के बगैर कोई भी युद्ध डिक्लेयर नहीं हो सकता। तो जो संसद का प्रमुख है, जो राष्ट्रपति है, जिसके नाम से जो एग्जीक्यूटिव हेड है देश का, उसे नहीं बुलाना, तो क्या एक आदमी लोकतंत्र को बाजू रखकर, इस देश के लोकतांत्रिक परंपराओं मूल्यों को बाजू रखकर एक केवल बिल्डिंग मेरे नाम से मैंने किया, आई मी एंड माई सेल्फ, ये करके अगर देश की संसदीय परंपराओं को अगर ठुकराता होगा और मैं
आई मी एंड माई सेल्फ इसके लिए काम करता होगा तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा धोखा है, खतरा है। तो मुझे एक बात बताइए, उन्हें प्रेसिडेंट को बुलाने में क्या हर्ज था? क्या प्रेसिडेंट का सम्मान नहीं है? प्रेसिडेंट साइन नहीं करेंगे तो कानून बन जाएगा? सस्पेंस वेटो भी होता है प्रेसिडेंट के पास। तो जो परंपरा और मूल्य, प्रेसिडेंट ने कोई डिस्प्लेजर व्यक्त किया है क्या, या कोई नाराजगी जाहिर की उन्होंने क्या? अब चूंकि टेक्निकल बहस में आप आ गए इसलिए टेक्निकल बहस रुको ना पांडे जी, एक मिनट रुको आप। उन्होंने कहा कि ऐसा मेरे को नहीं बुलाया, मेरा अपमान हुआ? ऐसा है कि प्रेसिडेंट ने नहीं बोला तो क्या विपक्ष नहीं बोल सकता? क्या विपक्ष इज नॉट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्ट ऑफ अ गवर्नेंस? विपक्ष को अगर लगता है कि इस देश के परंपरा और मूल्यों का हनन हो रहा है, इस देश के राष्ट्रपति के जो मूल अधिकार है उसका हनन हो रहा है, तो राष्ट्रपति नहीं बोलेंगे, इसका मतलब विपक्ष नहीं बोल सकता। तो आप क्या इस देश के परंपराओं को आई मी एंड माई सेल्फ में बर्बाद न्यौछावर कर देना है? इसका जवाब मैं लूंगा। आप आई मी एंड माई सेल्फ में न्यौछावर कर देना है? अरे सुनो ना, मैं ये जवाब इनसे भी लूंगा। आपने तय कर लिया 19 पार्टियों सहित कांग्रेस ने कि वो इसमें नहीं जाएंगे उद्घाटन में। डन डील है ना यहाँ पे? हाँ, बस एक ही 10 सेकंड। इस देश में एक ही आदमी है, एक ही इंसान है जो हरदम करेक्ट होता है। इस देश में एक आदमी जो है वो गले मिल ले तो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, फोटो डाल दे तो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। इस देश में इसके पहले भी प्रधानमंत्री हुए हैं, लेकिन ऐसा तो व्यवहार नहीं हुआ। रेगन भी छतरी लेकर और दरवाजा खोलते थे राजीव गांधी के लिए। तो आई मी एंड माई सेल्फ, एक आदमी के ऊपर लोकतंत्र न्यौछावर नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री जाएंगे। रुकिए सर, अब जवाब एक बिल्डिंग है, संसद नहीं होती है, उसके कुछ परंपरा है। अरे तो जब आप इतना गौर उसको मान रहे हैं तो उसको इवेंट में भी चले जाइए ना। आप तो खुद ही उसको इतना बड़ा बना रहे हैं, वो एक बिल्डिंग नहीं है, एक संस्था है, अपील है। आप एक तरफ करें वो बिल्डिंग खाली नहीं है, तो फिर जाना चाहिए ना आपको। पांडे जी जवाब दीजिए इनकी बातों का, संसदीय परंपराओं का। तानाशाही मानेंगे क्या? तानाशाही मानेंगे हम? चले जाना है, फिर हल्ला कर रहे हैं। अतुल जी, अब उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, जवाब दीजिए आप। सबसे पहले जो इन्होंने कहा, इन्होंने जो भी बातें कही, इन्होंने पूरा समय जो है ना मोदी जी को गाली देने में व्यतीत कर लिया। इनको मुबारक हो। ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति का अतुल जी प्लीज पूरी बात उनकी सुन लीजिए ना, फिर आप जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया आदमी, आप मित्र हैं मेरे, ऐसे मत करिए। सुनिए, ये देश में जो प्रथम राष्ट्रपति थी राजेंद्र, उनके नेहरू जी ने क्या किया था वो कहूंगा, कोशिश करूंगा कि अभय जी बोले, मैं बोलूंगा विषय। ज्ञानी जैल सिंह के साथ ये राजीव गांधी नाम का था जिसने 10,000 सिखों का कत्लेआम कराया, उसने कैसे ज्ञानी जैल सिंह के साथ ट्रीटमेंट किया राष्ट्रपति के साथ, जरा वो बता दो। और ये परंपरा देखिए, हम कांग्रेस की परंपरा को हम नहीं मानते हैं। हमने भारत की परंपरा है, हम राम की परंपरा के हमने आपको जो सही लगते हैं, आपको जो सही लगता लोकतंत्र के मंदिर के उद्घाटन कांग्रेस पार्टी सहित 19 दल नहीं देंगे। ठीक, जनता से फाइनली जनता नीरज 10 सेकंड का जवाब। हाँ, इनका खत्म हो जाए उसके बाद। ज्ञानी जैल सिंह के साथ राजीव गांधी नाम के व्यक्ति ने, प्रधानमंत्री ने क्या किया था, और राजेंद्र प्रसाद के साथ, डॉक्टर राजेंद्र बाबू के साथ, हमारे बिहार से थे, उनके साथ नेहरू जी ने क्या किया था, इस पर अभय दुबे जी की मैं टिप्पणी चाहूंगा। धन्यवाद। ठीक, अतुल जी 10 सेकंड आपके लिए। ऐसा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जब पूरे दौरा देश दुनिया का दौरा करके आए थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिना कैबिनेट के लिए खुद प्रशंसा कर भारत रत्न जो है वो नेहरू जी को दिया है। ये भाजपा के लोग कभी समझ नहीं पाएंगे। इन्हें पता ही नहीं है देश का संविधान, पता नहीं राजीव जी ने देखा या नहीं देखा है। राजीव जी ने संविधान देखना चाहिए। संविधान में सारा गीता का सार और महाभारत का हमारी परंपरा और संस्कृति जो है। सुनो ना बोखला दे क्यों? राजीव सवाल पूछा, जवाब दिया आपको। पांडे जब वो बोल रहे तो आप पांडे जी, अरे राजीव पांडे जी और अतुल जी, देखिए ये डिबेट आप लोग कर रहे हैं लेकिन सुन रहे हैं 40 करोड़ लोग। तो इसलिए उनको तय कर लीजिए कि जवाब का डॉज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अतुल जी संक्षेप में 10 सेकंड। अभी तो घरेन जी चुपचाप बैठे मुस्कुरा रहे हैं, उनके बाद जाना। हाँ, तो सबसे अहम बात यह है कि मैंने राजेंद्र प्रसाद जी और इनका क्या था ये भी बता दिया। ज्ञानी जैल सिंह ने पोस्टल बिल जो है उसको सस्पेंस वेटो में वेटो किया था, ये शायद इन्हें पता नहीं है। तो एक कन्फ्लिक्ट होता रहा है, जो एक दूसरे के बीच में व्यवहार है वो अधिकारों का, एक मिनट, अधिकारों का इस्तेमाल भी होता रहा है। ये परंपरा है कांग्रेस की। इन्होंने संविधान देखा नहीं है, महाभारत के, गीता के, रामायण के, सारे धर्मों के, जैन धर्मों के, सारे धर्मों के उद्धरण जो है वो उद्धरण जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो मेन प्रश्न जो है वो उसमें। तो इन्हें पता ही नहीं है इन्हें परंपरा और क्या मूल्य है। ये तो बस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो आता है ऊपर से, ठीक सर, बात करते हैं। घनेन्द्र भारद्वाज जी, आप लोग भी नहीं जाएंगे 19 को, 28 तारीख को?
देखिए नीरज जी, आज सवाल क्या है? सवाल ये है कि संसद भवन की नई बिल्डिंग का उद्घाटन होना है। हाँ। संसद क्या है? संसद में 2 हाउस हैं, अपर हाउस है, लोअर हाउस है। लोअर हाउस का सभापति जो होता है वो लोकसभा का स्पीकर होता है। हाँ। और अपर हाउस का सभापति जो होता है देश का वाइस प्रेसिडेंट होता है। इन दोनों का नाम कहीं इन्विटेशन पे नहीं है। और क्योंकि राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, राष्ट्रपति देश के संवैधानिक ढांचे की अगुवाई करते हैं, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता। प्रधानमंत्री ने आजकल हो कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी एक अहंकारी राजा की भूमिका में नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि सब जगह मैं ही रहूंगा, मैं ही हूं सब कुछ, मैं जो कह रहा हूं वो सबको मानना पड़ेगा, जो नहीं मानेगा उसे जेल भेज देंगे, उसके घर में सीबीआई लगा देंगे, उसके घर में ईडी लगा देंगे। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से संविधान की बात करना, कानून की बात करना, लोकतंत्र की बात करना तो बड़ा बेमानी सा प्रश्न हो गया है। इस पे तो बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रोज लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, रोज संविधान की हत्या कर रहे हैं, रोज संविधान का गला घोट रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने आपकी डिबेट में 3 बार कहा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से राष्ट्रपति काम करेंगे। अरे दिल्ली में भी तो यही कहा है, मैंने थोड़ी कहा है, ये तो संविधान में लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की जुडिशियल बेंच बैठती है, सीजीआई उसकी अगुवाई करते हैं और कहते हैं कि दिल्ली की चुनी सरकार को संविधान में सारी शक्ति है। ये कागज का टुकड़ा लेके आते हैं और दिल्ली सरकार की शक्तियां छीन लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखा देते हैं, संवैधानिक बेंच के निर्णय को पलट देते हैं। अरे देश लोकतंत्र संविधान से चलेगा, गुंडागर्दी तानाशाही से थोड़ी चलेगा। अब ये यहाँ पे एड एडवाइस की बात करें, लेकिन दिल्ली के मामले में कहते हैं नहीं दिल्ली तो अमित शाह चलाएंगे, दिल्ली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना चलाएंगे। नहीं, दोहरा मापदंड क्यों है? मैं बार बार कहता हूँ नीरज जी, नरेंद्र मोदी इज अ मर्डरर ऑफ डेमोक्रेसी। नरेंद्र मोदी रोज लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, रोज संविधान की हत्या कर रहे हैं। इनसे संविधान की बात करोगे? हो गया सर गणेश जी, अरे इसी डेमोक्रेसी जिसकी रोज दिन में 5-6 बार हत्या होती है, उसी चक्कर में देखिए कर्नाटक में अतुल जी जीत गए, दिल्ली में आप जीत रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र की डेली हत्या हो रही। पांडे जवाब दीजिए। मेरी बात रहेगी नहीं, बात कहाँ रह गई? आपने दोनों बातें कर दी, बहुत अच्छा किया। मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि जो दूसरा विषय है वो छट जाता है, इसलिए आप ले आए उसको, उस पर मुझे बात करने देश वाले पे। बोलिए छोटे में। भारद्वाज जी मर्डर ऑर्डर की बात कर रहे हैं। मेरा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया, आपको याद होगा कुछ दिन पहले SC/ST के इश्यू पे भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर दिया था। पूरे देश में कहा गया कि इसको आप ऑर्डिनेंस से बदलिए क्योंकि ये गलत है। और आपको याद होगा कि मोदी जी की सरकार ने ऑर्डिनेंस ला करके जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थे उसको ठीक करने का प्रयत्न किया। सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो हर समय सही होगा ऐसा नहीं है। इस देश में अगर लगेगा कि क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर है, ये बार बार कह रहे हैं भैया दिल्ली जो है वो पूर्ण प्रदेश नहीं है, ये महाराष्ट्र और बिहार जैसा प्रदेश नहीं है, दिल्ली की अलग परिस्थिति है, उसके अलग लीगल पोजीशंस हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने किया, आपने ऑर्डिनेंस आ गया है, कानून बनेगा, फिर वो कानून टेस्ट कर लीजिएगा आप। मेरा कहना है, मैंने आपको जस्ट एक उदाहरण दिया, नजदीकी दौर में रामविलास पासवान जी हमारे साथ थे, रामविलास पासवान जी हमारे साथ थे, और उस SC/ST के जजमेंट पे मैं बताता हूँ, जस्टिस गोयल साहब का जजमेंट था वो, उस पर पूरे देश में आंदोलन हुआ और सरकार ने उस बात को माना कि सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सीडेड द पावर एंड आफ्टर ब्रिंगिंग ऑर्डिनेंस रुकिए पांडे जी, इस इशू को लेके आते हैं। कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई? सुनो ना भारद्वाज जी, आप भी रुको ना एक मिनट। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका हमारे देश की ना कानूनों की व्याख्या कर सकती है। वो जो अभी ताज़ा ऑर्डर आया है ना, आप सभी लोग पढ़े, मतलब हम लोग भी पढ़ते हैं, लॉ के स्टूडेंट होते हैं, आते ही पढ़ते हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि सरकार चाहे तो कानून बना सकती है। ये कोर्ट ने स्वयं लिखा है उस ऑर्डर में, उसको कोई भी पढ़ सकता है, पब्लिक ओपन है। तो इसलिए उसको अभी रुको, ये वाला सेकंड इशू ये जरूर आएगा, इसमें ऐसा नहीं ये छूट जाए, लेकिन पहले ये वाला निपटा लें। 2 गेस्ट हमारे साथ अभी हैं, अभय दुबे जी और अमिताभ तिवारी जी। अभय दुबे जी, विपक्ष बायकॉट कर रहा है, वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री को उद्घाटन नहीं करना चाहिए, राष्ट्रपति जी को करना चाहिए और हम उसमें जाएंगे नहीं। 19 दल बाकायदा इसमें शामिल हो रहे हैं। क्या वाकई एक ऐसा इशू है जिसपे इतना बड़ा घनघोर विरोध होना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री को उस बिल्डिंग का उद्घाटन करने का कोई हक नहीं है, या इससे इतना बड़ा लोकतंत्र के खिलाफ काम हो रहा है जिससे पार्टी बिल्कुल बायकॉट पे उतर है? देखिए, अभी आपके कार्यक्रम में आने से पहले एक दूसरे चैनल पे इसी विषय पे चर्चा हो रही थी। वहां भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मौजूद थे, गुरु प्रकाश जी वहां मौजूद थे, बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं।
तो उन्होंने जब उनसे कहा गया कि आपने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को बुलाया तक नहीं है इस कार्यक्रम में, कम से कम उन्हें निमंत्रण तो देना चाहिए था। तो गुरु प्रकाश जी ने पलटकर पूछा कि आप किस आधार पर कह रहे हैं कि उनको निमंत्रण नहीं दिया गया। कि अभी 7 बजे से 8 बजे तक चर्चा हुई, उसकी बात मैं कह रहा हूं, और सारी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं, आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं। तो जब उन्होंने ये कहा तो फिर ये पूछा गया कि साहब अगर उनको निमंत्रण दिया गया है, इसकी गारंटी क्या है? कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब ये था कि जो निमंत्रण पत्र है उसके ऊपर इन दोनों में से किसी का नाम नहीं है। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आएंगे उस कार्यक्रम में, तब फिर प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन नहीं कर पाएंगे और प्रधानमंत्री प्रमुख स्थिति में भी उस कार्यक्रम में नहीं बैठ पाएंगे। ये कांग्रेस के प्रवक्ता द्वारा कहा गया। इसलिए कांग्रेस इसका तर्क ये निकलता था कि इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को निमंत्रित ही नहीं किया गया है। अच्छा, अब सवाल यह है कि बहस हो रही है, और बहस से जब ये तथ्य निकल के आया है कि इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को निमंत्रित ही नहीं किया गया है, जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, तब ये मसला थोड़ा बदल जाता है। अगर प्रधानमंत्री के उद्घाटन करने का कोई विरोध नहीं करता और वो शांति से उद्घाटन कर देते तो कोई विवाद नहीं होता उसके ऊपर। लेकिन जब ये सामने बात आ रही है कि राष्ट्रपति को निमंत्रित ही नहीं किया गया, उपराष्ट्रपति को भी निमंत्रित नहीं किया गया, तो ये बात तो गलत है। भाई ठीक है, भारत में राष्ट्रपति प्रणाली नहीं है, मैं राजीव जी की इस बात से सहमत हूं, और प्रधानमंत्री कार्यपालिका के सर्वोच्च कार्यकारी हैं, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कोई महत्व ही नहीं है। उनका निश्चित रूप से महत्व है, और एक बार अगर राष्ट्रपति किसी भी चीज को वापस कर दे, सरकार को वापस कर दे पुनर्विचार करने के लिए, तो वो बहुत बड़ी खबर बनती है और उससे एक संकट भी पैदा हो सकता है। अतीत में ये सब बातें हो चुकी। तो दूसरी बात यह है कि जब आप राष्ट्रपति बनाते हैं किसी को, तब तो आप बहुत जोर शोर से ये ऐलान करते हैं कि साहब वो फलानी जाति का है, वो पहली बार हम जीवन में ये भारत के इतिहास में ये पहली बार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तब तो ये सब बात आती है। तब तो कहते हैं कि हमने इस जाति को राष्ट्रपति पद देकर एक बहुत बड़ा ऐसा काम किया जो कभी किसी ने नहीं किया था। उसके बाद जब आप संसद का उद्घाटन कर रहे हैं तो उसको निमंत्रित भी नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा हूं कि इन चीजों से एक विवाद पैदा हुआ है, और ऐसा विवाद पैदा हुआ है जिसने प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन करने के ऊपर एक सवालिया निशान लगा दिया है, और उस सवालिया निशान का एक संतोषजनक उत्तर सरकारी पक्ष की तरफ से आना चाहिए। ये पॉलिमिक्स का या बहस मुबाहिसे का या टीवी पे पॉइंट स्कोर करने का सवाल नहीं है। ये सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से या भारत सत्तारूढ़ दल की तरफ से इसका एक संतोषजनक उत्तर आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो निमंत्रण पत्र है उसमें इन दोनों महामहिमों के, जो देश के सर्वोच्च महामहिम है, वो उसमें से गैरहाजिर क्यों है, या राष्ट्रपति भवन की तरफ से कोई स्पष्टीकरण आया कि भाई हमें निमंत्रण नहीं मिला, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें निमंत्रण मिला है लेकिन हमें निमंत्रण मिला है लेकिन हम आएंगे नहीं, हमारे पास समय नहीं है या कोई और वजह है, हम नहीं आएंगे। सरकार भी कह सकती है हमने बुलाया था लेकिन वो नहीं आ रहे हैं, नाम उसमें नहीं है। तो ये चीज स्पष्ट होनी चाहिए। पहली बात। मैं आपके सभा एक दूसरी बात और कह रहा हूं, अगर इस चीज को विपक्ष की एकता से जोड़ा जा रहा है तो वो गलत है। देखिए, इस मसले पर एकता होना बहुत आसान बात है मतलब, क्योंकि वो जो दिल्ली सरकार में अध्यादेश और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मसला है, उसमें कांग्रेस इस मुद्दे पे विपक्ष के साथ नहीं है। अभी पूछता हूं मैं अतुल जी से। हाँ पूछे, मैं इस पर भी चर्चा करके आ रहा हूं। कांग्रेस ये कह रही है कि ये काम तो गलत हुआ है अध्यादेश लाना, लेकिन इसके ऊपर फैसला हम अपनी राज्य सरकारों, खासतौर से पंजाब और दिल्ली सरकार की, दिल्ली की इकाइयों से बातचीत करके करेंगे, और पंजाब और दिल्ली की इकाइयां इसके खिलाफ हैं कि कांग्रेस। ओके सर, ये वाला लेके आते विषय, बस ये वाला खत्म कर रहा हूँ पार्लियामेंट वाला। मैं पूरी बात कह रहा हूँ। मेरा कहना है कि ये विपक्ष की एकता है इस प्रश्न पे हो नहीं रही है, बल्कि इस सवाल पे विपक्ष की एकता थोड़े संकट में है, ये मैं कह रहा हूँ। अरे सर, ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कई बार, कई मसलों पे सारे विपक्ष के दल एक हो जाते हैं। देखिए केजरीवाल जी आजकल कितना एक्टिव है, सब जगह घूम के ये तो अभी तुरंत का तथ्य है, अभी मुझे पता चला, हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। हाँ नहीं, देखिए केजरीवाल जी किस किस से मिल के आए, तो इसलिए ये सवाल बहुत वाजिब है। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस को छोड़कर बाकी विपक्ष इस पे एकजुट है। समझ गया मैं, आपके पॉइंट आपने ले लिया। नहीं, बहुत सारे दल हैं सर, इसमें भी कांग्रेस ही नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो पता नहीं इस मसले में उनके साथ हैं कि नहीं है। मैं भी अतुल जी से पूछूंगा, लेकिन पहले अमिताभ तिवारी जी, ये जो मसला पार्लियामेंट वाला है और दूसरा भी संविधान वाला भी जुड़ गया इसमें कि अध्यादेश के खिलाफ एकजुट हो रही, क्या एक विपक्ष को एक बढ़िया मुद्दा मिल गया है सरकार के खिलाफ और इसी बहाने वो एकजुट होने की कोशिश करेंगे? हालांकि अभी इसमें कांग्रेस का पक्ष साफ नहीं है।
देखिए, ऑपोजिशन यूनिटी के लिए ये एक टेस्ट केस जरूर है, ये जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो बॉयकॉट का इशू है। देखिए, अब इसमें दो बातें हैं। एक तो बात है लीगैलिटी की। अब लीगैलिटी जैसा हमने देखा है कि यहीं पर जो डिस्कशन हो रहा है, इसके ऊपर लीगल प्रोविजन इतना क्लियर है नहीं। मुझे तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच भी शायद इसके ऊपर फैसला न कर पाए कि किसको हक है एक्चुअली में इसको इनॉग्रेट करने का। अब बात आती है कि मॉरल ऑब्लिगेशन क्या है। अगर लोकतंत्र का पर्व है, इतना बड़ा दिन है, तो मॉरली ऑब्लिगेशन बनता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को भी बुलाया जाए, खास करके जब उपराष्ट्रपति राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। अब है कि यहां पे दो नैरेटिव्स की लड़ाई हो रही है। पहला नैरेटिव क्या है? जो विपक्ष का नैरेटिव है वो अब मुर्मू जी के कंधे पे बंदूक रख करके चला रहा है। वो कह रहा है कि महिला आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान है, ये इसलिए हम बॉयकॉट कर रहे हैं। करेक्ट, क्योंकि जो आपने पॉइंट उठाया, ये एक विचित्र सिचुएशन है जहां पे तीसरा व्यक्ति को इनविटेशन नहीं मिला है, इसीलिए विपक्ष नहीं जा रहा है। अभी तक तो राष्ट्रपति, क्योंकि उनकी भी ऑफिस है, उनके भी स्पोक्स पर्सन है, वहां से कोई अभी इसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं आया है या आपत्ति नहीं जताई गई है। तो विपक्ष ये कह रहा है कि राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया जा रहा है, इसलिए हम नहीं आ रहे हैं, और एक ये आदिवासी महिला का अपमान है। लेकिन जब यही आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए खड़ी हुई थी, तो विपक्ष ने एक अपर कास्ट के कैंडिडेट को इनके खिलाफ खड़ा किया था। एक इनको सपोर्ट तो किया नहीं था उस वक्त, पहली बात। दूसरी बात, बीजेपी का जो नैरेटिव है वो इसे मोदी विरोध से जोड़ करके पेश किया जा रहा है कि ये मोदी जी का विरोध है, इसलिए विपक्ष जो है वो एक साथ इकट्ठा हुआ है। अब बात आती है कि विपक्ष जो है उसको एक मौका मिला है कि सरकार को घेरा जाए, और लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर ये बॉयकॉट करती है ऑपोजिशन, तो इससे मिलता क्या है विपक्ष को? एक एलिगेशन ये है कि मोदी जी इसको अपने एक फोटो अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करेंगे, वो उनकी पीआर होगी, उनकी पब्लिसिटी होगी। तो ये बॉयकॉट करने से कम तो नहीं होने वाला है। बॉयकॉट करने से उल्टा क्या होगा कि अगर विपक्ष वहां बैठा होता तो 2-4 फोटो उनके भी खींचने पड़ते और दूरदर्शन को उन्हें भी दिखाना पड़ता। अब तो पूरी की पूरी जो अटेंशन है वो मोदी जी को मिलेगी, क्योंकि विपक्ष वहां पर जा ही नहीं रहा है। तो क्या विपक्ष न जाने से ऐसे बड़े ऐतिहासिक पलों पे बीजेपी को एक ओपन फील्ड और फ्री फील्ड देता है? क्योंकि आज की डेट में ये जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है, ये कोई बीजेपी ने अपने लिए बनाई नहीं है, ये पूरे भारत का वर्ष का एसेट है। आज बीजेपी सरकार में है, लेकिन कल कांग्रेस हो सकती है, परसों कोई और दल हो सकता है, उसका प्रधानमंत्री, उसका स्पीकर वहां पे काबिज होगा। अब इसको विपक्ष जो है, अगर आप आम आदमी पार्टी का जो मुद्दा है उससे अगर जोड़ करके देख लें, तो अभय दुबे जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि कांग्रेस जो है अभी तक आम आदमी पार्टी के साथ इस मुद्दे पे नहीं है, और आम आदमी पार्टी को शायद ये लग रहा है कि इस मुद्दे पे कांग्रेस को सपोर्ट करने से एक क्विड प्रो क्यो में कांग्रेस के ऊपर ये एक दबाव बनेगा कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को राज्यसभा में जब ये अध्यादेश पास होने के लिए आता है तो वहां पे कांग्रेस सपोर्ट करे, क्योंकि एनडीए के पास 110 वोट हैं, जबकि इस बिल को पास करने के लिए 120 वोट चाहिए, और कांग्रेस के 31 एमपी हैं राज्यसभा में, जिनके बिना ऑपोजिशन जो है इस बिल को रोकने में नाकामयाब रहेगी। विपक्षी एकता में बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। जैसे हमने देखा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की जो जीत हुई है वो विपक्षी एकता के अगेंस्ट हुई है, मतलब उसके बिना हुई है। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस है कि हम विपक्षी एकता के बिना भी जो है बीजेपी को हराया जा सकता है, एक टाइट कैंपेन, गुड लीडरशिप वगैरह हो तो। और अगर आप स्टेट बाय स्टेट भी देखेंगे तो विपक्षी एकता बहुत सारे सीटों पर तो हो ही नहीं सकती, जैसे केरल, तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा, बंगाल, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, यहाँ पे हो ही नहीं सकती है। यूपी भी इसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि एसपी बीएसपी एक साथ नहीं आएगी।
और बहुत सारी सीटों पर विपक्षी एकता जो है कि जरूरत ही नहीं है, जैसे इसमें जानते क्या ये छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, जहां पे हेड टू हेड जी अमिताभ जी दोनों मसले इतने इंटरलिंक्ड हैं। मैं इसलिए लेके आ रहा था कि लेकिन अभय जी ने सही कहा कि वो थोड़ा सा उसको, लेकिन इंटरलिंक्ड इसलिए है कि आप केजरीवाल जी का स्टेटमेंट सुनिए। वो ये कह रहे हैं कि अगर ये बिल गिर गया राज्यसभा में तो ये सही फाइनल मान लेना चाहिए। मतलब कांग्रेस को परोक्ष रूप से ये इशारा कर रहे हैं कि ऐसा है। अब मैं इस पे अतुल जी का जवाब लेना चाहता हूं, लेकिन अतुल जी मैं एक छोटा सा सवाल पहले वाले विषय पे, कि चूंकि इस विषय में चले जाएंगे तो फिर वापस में नहीं लौटेंगे। क्या आप लोग नई संसद में जब सत्र चलेगा उसमें भी नहीं जाएंगे क्या? नहीं, देखिए नीरज जी, सत्र तो देश के जनता के लिए होता है, उसमें जाएंगे। और सत्र का हशर, सुनिए ना नीरज जी, बोलने तो दीजिए। तो उसका हशर क्या होता है हमने देखा है। इस देश के 60% किसानों के लिए जो बिल लाए गए वो 12 मिनट में लाए गए बिना चर्चा किए, और रौंदा गया अपनी मेजोरिटी के बदौलत। और जब वापस लिए तो भी वो 12 मिनट में लिए गए, रौंदा गया, पता ही नहीं किसी को। इस देश में संसद जो है वो तो अधिवेशन चलता है, सेशन, सुनिए ना, बात तो सुनिए, मैं बोलता हूँ, सब बातों का जवाब देता हूँ। और पार्लियामेंट्री कमिटीज जो है वो भी बहुत अहम भूमिका निभाती है, उसे भी खत्म कर दिया गया है। प्लीज मेरा ये सवाल ही नहीं था सर, अभी इस विषय तो बहुत लंबी चर्चा। मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि ये बाइकॉट सिर्फ उद्घाटन तक सीमित है या मैं उस पार्लियामेंट की बिल्डिंग में नहीं जाऊंगा चाहे सत्र जो चले? ऐसा नहीं होता है। जाएंगे ना, अरे क्लैरिटी के लिए सर, देखो क्लैरिटी के लिए कोई चीज अगर निषेध की होती है तो उसे दिखाने का एक समय होता है, लेकिन आप एग्रीड सर, काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा सर। मैं ऐसा नहीं होगा, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि आप क्या कर, मैं तो सिर्फ एक क्लैरिटी के लिए, मेरे से किसी ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि वो बाद में भी नहीं जाएंगे क्या, गुस्सा हो गया नहीं जाएंगे? एक और तिवारी जी का एक अहम सवाल है, वो थोड़ा गलत चला जाएगा इन्फॉर्मेशन। देखिए, चुनाव लड़ना और विरोध करना दोनों अलग बात है। प्रतिभा ताई पाटिल पहली महिला व्यक्ति थी जो राष्ट्रपति बन रही थी, क्या उनके खिलाफ विपक्ष ने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया? KR नारायणन जी पहले दलित ऐसे व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति बने, हमने हो हल्ला नहीं किया और ट्वीट भी नहीं किया और बताया भी नहीं हमने ऐसा कर रहे। वो एक प्रतीक था, एक तबके को रिप्रेजेंटेशन देना, ये डेमोक्रेसी का अच्छा निशान है। लेकिन आप अगर करते हो, उसका हो हल्ला करते हो, तो अच्छी बात है, आदिवासी महिला बनी है, हमें बहुत गर्व है इस बात का कि हमारे लोग। ये तो आज गर्व हो रहा था, तो ये अब आप ये लीपापोती रफू कर रहे हैं। नहीं, तब नहीं बोला था, तब नहीं बोला। आपने कई नेताओं ने बड़े अपशब्द भी उनके खिलाफ कहे थे। नहीं सर प्लीज, अब इतना मत करो, इतना डिस्काउंट तो आपको देना पड़ेगा। नहीं, सत्यपाल मलिक जी का स्टेटमेंट, सत्यपाल मलिक जी ने महामहिम राष्ट्रपति जी का टाइम लिया था मुलाकात के लिए, और उन्हें टाइम पे बताया गया कि आप नहीं मिल सकते। उन्होंने पूछा क्यों नहीं मिल सकते? सत्यपाल मलिक जी पे डिबेट सर, सत्यपाल मलिक जी पे बार संसद, सत्यपाल मलिक जी पे अगर हम डिबेट करेंगे, हम पक्का डिबेट करेंगे सत्यपाल मलिक जी पे, क्योंकि विषयांतर हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं, सत्यपाल मलिक जी पे डिबेट नहीं कर रहा हूं मैं। ये संसद को कैसे पैरों तले रोंदा जा रहा है, एक व्यक्ति क्या तानाशाही कर रहा है इस देश में, प्रधानमंत्री बन गए हैं, उसी का तो आप विरोध कर रहे हैं। हाँ, उसी का तो आपने विरोध किया कि आप पार्लियामेंट नहीं जाएंगे, लेकिन बाद में जाएंगे। मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है। तानाशाही हो रही है, ये तो बताना चाहिए ना, इतिहास में तो पढ़ा जाएगा ना। ये तो पढ़ाई है ना सर, एक तानाशाह किस तरह से लोकतंत्र को कुचल रहा था। ब्रेक सर, ब्रेक के बाद क्यों इंदिरा जी का विरोध कर रहे हैं आप? इंदिरा जी के बारे में गलत फलत बात बोल रहे हैं, तानाशाही तो एक ही बार। अरे सुनो बात कर रहा हूँ, तो गाली दे रहे कांग्रेस को, बकता हो क्या? मुझे एक ब्रेक लेना है। पांडे जी और अतुल जी दोनों लोग रुक जाइए, मुझे ब्रेक के बाद घनेंद्र जी ने जो सवाल उठाया उस पर बात करनी, जो दुबे जी ने उसमें एक क्या कहें पेच फंसा दिया है कि कांग्रेस उस पर सहमत नहीं होगी। ब्रेक के बाद इसी बात होगी। अभी भवन वाला इशू हम लोग 28 को देखेंगे जब उद्घाटन होगा। तब फिलहाल छोटा सा ब्रेक, लौट तुरंत आते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और जो हमने कहा था कि ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे कि क्या दिल्ली वाला अध्यादेश पर कांग्रेस केजरीवाल जी का साथ देगी कि नहीं। अतुल जी स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दीजिएगा। नहीं, एकदम जो हमारा स्टैंड है कि हमारी पंजाब की इकाई और दिल्ली की इकाई इसके ऊपर किस तरह का रिलेशनशिप शेयर करती है, एक विपक्ष के नाते क्या व्यवहार है आपका, कि सही में आप विपक्ष के साथ ईमानदार है या केवल सिलेक्टिव है। तो इस एक परीक्षा है, तो जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। तो इसका एक्सप्लेनेशन तो दे दिया है। अब क्यों नहीं है, क्या नहीं है, ये एक दल को आप ऐसा सवाल नहीं पूछ सकते। जो हमारा स्टैंड है वो हमने बता दिया। काम कैसे चलेगा? आपको कांग्रेस समर्थन चाहिए तो सीधे बात क्यों नहीं करते आप खड़गे जी से, राहुल जी से? ये दाएं बाएं से आप इधर उधर से तो, क्यों ये सब काम तो नहीं? हाँ, घनेंद्र जी से, अरे घनेंद्र जी से सवाल पूछा मैंने
ये दाएं बाएं से आप लोग क्यों इधर से ममता जी के थ्रू और इनके थ्रू डायरेक्ट बात क्यों नहीं करते आप लोग? देखिए नीरज जी, दो बातें हैं। हाँ। पहली बात, देश संविधान और कानून से चलेगा और हमें जो शक्तियां मिली है वो संविधान ने दी है। कोई मोदी जी ने खैरात में नहीं दी दिल्ली सरकार को शक्तियां, वो संविधान ने हमें शक्ति दी है। तो मोदी जी कौन होते छीनने वाले? 8 साल मुकदमा चला है देश की सबसे बड़ी कोर्ट में, देश की सबसे बड़ी सीजीआई ने जिसको हेड करा, 5 जनों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पूरा संविधान खंगाला, पूरा कानून खंगाला, उसके बाद निर्णय दिया कि दिल्ली की चुनी सरकार को शक्तियां मिली हैं। तो कौन होते हैं मोदी जी अध्यादेश? गणेश जी, इसके आगे क्या, इसके आगे क्या, वही तो सवाल है मेरा। देखिए मैं वही कह रहा हूं कि आज लड़ाई क्या चल रही है। लड़ाई सिर्फ ये कि देश का संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, कानून खतरे में। ये सरकार किसी को नहीं मान रही। आज मोदी जी का अहंकार 7वें आसमान पे, वो कहते हैं मैं संविधान को नहीं मानता, मैं कानून को नहीं मानता, मैं लोकतंत्र को नहीं मानूंगा, मैं संघीय ढांचे को नहीं मानूंगा। भाई ये बात आप घनेन्द्र जी, फिर वही बात मैंने अभी अतुल जी से इतना साफ साफ पूछा, उन्होंने साफ साफ बोला। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब केजरीवाल जी ममता जी के साथ मंच पे बैठ के बात कहते हैं कि सेमीफाइनल टाइप का हो सकता है, तो आप क्यों नहीं खड़गे जी से डायरेक्ट बात करते? क्यों नहीं राहुल जी के पास जाते, जिनको फैसला लेना है? क्यों नहीं जाते वहां पे आप? नीरज जी, आज देश के तमाम विपक्षी दलों के सामने मौका है, या तो वो संविधान बचाने के लिए खड़े हैं, संविधान को कुचलने वालों के साथ खड़े। ये इनको तय करना कि संविधान के अरे तब कहाँ था मौका, जब आप शीला दीक्षित जी के खिलाफ ऐसे कागज हिलाते रहते थे, तब वो याद नहीं आया था कि कभी इनकी जरूरत पड़ सकती है। देखिए, पॉलिटिकल बैटल अलग चीज है, संविधान के लिए लड़ाई लड़ना अलग चीज है। सुन रहे हैं तुल्य आप? के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की स्वायत्तता बनी रहे, सुप्रीम कोर्ट का मान सम्मान बना रहे, राष्ट्रपति पद की गरिमा बनी रहे, उपराष्ट्रपति पद की गरिमा बनी रहे, संविधान, लोकतंत्र, कानून जिंदा रहे, उसकी लड़ाई चल रही है। अब इनको तय करना है कांग्रेस वालों को कि संविधान को कुचलने वालों के साथ खड़े, संविधान को बचाने वालों के साथ खड़े। पांडे जी के पास चलते हैं। पांडे जी, संविधान की को आप लोगों ने तार तार कर दिया है, घनेन्द्र जी कह रहे हैं। नीरज जी, उस जजमेंट में आपने अभी कहा कि उस जजमेंट में क्लियर है, कानून तो हम बना ही सकते हैं, पार्लियामेंट सुप्रीम है। अध्यादेश क्यों लाए आप, ये बताओ ना, अध्यादेश क्यों लाए? हाँ, तो मैं कह रहा हूँ, इधर लोग 2000 में उलझे थे, उधर पीछे अध्यादेश आ गया, लोग 2000 भूल गए। मैं वही विषय कह रहा हूँ कि आज जो है ना कि अब ये बात आ गई है कि विपक्षी एकता उसको डिफीट करेंगे राज्यसभा में। तो ये तो अभी जिस तरीके से आम आदमी के प्रवक्ता जी ने जो बात की है, उनका अटैक डायरेक्ट है कांग्रेस पे। एक्चुअली क्या है ना, आम आदमी पार्टी डायरेक्टली कांग्रेस को चोर साबित करके सत्ता में आई है, तो वो डायरेक्टली नहीं जाएंगे। जो आप बार बार बोल रहे हैं कि आप चले जाओ खड़गे जी के पास, तो चोर के पास कैसे जाए केजरीवाल? वैसे सबसे बड़े चोर केजरीवाल है, उनके 2 मंत्री जेल में बंद है, और ये उसी सब देखो आपने जो लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे हो राजीव जी, ये वापस आएगा आपकी तरफ। गणेन्द्र जी अपनी बारी। जो लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी के बीच में नहीं बोल रहा, लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे अतुल जी वापस मिलेगा आपको। अतुल जी एक मिनट, तो अतुल जी पार्टी के बारे में वो जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं उसको उनको वापस मिलेगा। वो तो आप दुनिया भर के लूटेरे और डाकू चक्के पार्लियामेंट में बैठे हैं, इस देश का प्रधानमंत्री चोर है। सुनिए अतुल जी, आप लोग बदतमीजी का ट्रेनिंग ले लिए हैं कांग्रेस पार्टी के भाई। अरे ये देखो, इतने डिबेट में ऐसी लड़ाई मत करो। आम आदमी पार्टी के लोगों ने कहा कि नहीं, आम आदमी पार्टी के लोगों ने कहा कि नहीं कि आप चोर हो। आम आदमी के 4 लोगों ने आपको चोर साबित करके चुनाव हरा दिया। स्प्लेंडर कहा था इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब ने। लुटेरे भी हो तुम। मैं बोला तुमको शब्द वापस आएंगे, शब्द वापस आएंगे राजीव जी। तुम जो बोलोगे वो शब्द वापस आएंगे। 20,000 करोड़ से कहाँ है? लुटेरा और चोर के पीछे खड़ा रहने वाला लुटेरा और चोर होता है। तो क्या इस देश के प्रधानमंत्री को चोर बोलूं मैं? लौंडे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। किसी दल के बारे में बात करने से पहले सोच लिया कीजिए। आपने कई तरह के आपने मुकदमे किए, मुकदमे के आपने दिल्ली में भी ऐसा कहा था, लेकिन किसने कहा कि मैं 7 साल बैठा रहा 11 से 7 बजे तक? सबूत का इतना चिट्ठा नहीं आया कि अच्छा, दोनों लोगों को ऑडियो डाउन करो भाई। आप लोग जो है ना, कितनी गलत बात है। पांडे जी और अतुल जी, अभी मैंने ऑडियो रोक दिया, अभी आप मेरी बात सुनो। एक आदमी जब बोल रहा है तो सर दूसरे लोग क्यों कूद रहे हैं? अब यहाँ पे अतुल जी, मुझे लगता है कि आप अनावश्यक रिएक्ट करें। वो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी की पार्टी ने ये आरोप लगा के सत्ता हासिल की, इसलिए किस मुंह से वो तुम्हारे पास जाएं? वो ये कह रहे हैं, वो आपको नहीं कह रहे हैं। समझो आप मेरी बात को। अतुल जी का ऑडियो दीजिए ना, क्या अतुल जी कह रहे हैं? चोर है। नहीं अतुल जी, नहीं अतुल जी, प्लीज अतुल जी, आप और रिएक्ट कर रहे हैं। बात समझो, वो आपको नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये केजरीवाल जी की पार्टी ने यही कह के सत्ता हासिल की, वो किस मुंह से आपके पास जाए? कोई भी
मर्यादा नहीं रखते हैं ये लोग दूसरे के बारे कांग्रेस के बारे में। अरे भाई अब मैं दोनों लोगों को रोकता हूं भाई। दुबे जी फैसला करो आप। संदर्भ कई बार उपमाओं प्रतीकों में बात की जाती है, इतना तो बेसिक रखो। बोलो दुबे जी, आप बोलो पहले। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि वो ठीक है, आम आदमी पार्टी जब भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली थी तब उसने जो जो बातें की हैं, आज राजनीति उससे काफी आगे बढ़ चुकी है। अभी राहुल गांधी की जब संसद सदस्यता गई तो उस वक्त अरविंद केजरीवाल पहले नेता थे जिन्होंने आगे बढ़कर तत्परता के साथ उनका समर्थन किया था कि भाई ये गलत काम हो रहा है उनके साथ में। तो राजनीति इस वक्त जमीन पे जो हो रही है वो अलग तरीके से राजनीति। दुबे जी, मौका परस्ती राजनीति का दुबे जी सवाल है। मौका परस्ती राजनीति का एक अहम हिस्सा हो सकता है, मेनू का एक इंग्रेडिएंट है, पक्का पार्ट। लेकिन जो पार्टी लगातार कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही हो, गुजरात में जा रहे हैं, हिमाचल में जा रहे हैं, पंजाब में वही, दिल्ली में नुकसान कर रहे हैं, और मैं उनका समर्थन करूं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारे बारे में बयान बोल रहे हैं। जी बोलिए। मैं आपसे सहमत हूं। देखिए कांग्रेस का ख्याल ये है, और कांग्रेस का ख्याल ये सही है, कांग्रेस का ख्याल ये है कि आम आदमी पार्टी हर जगह उसकी जगह ले रही है, उसको नुकसान पहुंचा रही है। ये सही बात है। दिल्ली में आज जो कांग्रेस, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बड़े पैमाने पर कांग्रेस का वोट अपनी तरफ खींचा है, पंजाब में उसकी जगह ले ली है पूरा। तो कांग्रेस की नाराजगी बहुत स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ दूसरा मसला है, यहाँ लोकसभा का मसला है, राज्यों की राजनीति का मसला नहीं है। ये मसला ज्यादा बड़ा है। यहाँ पे कांग्रेस को एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाना होगा। कांग्रेस केवल दिल्ली और पंजाब की पार्टी नहीं है, कांग्रेस को सारे देश में चुनाव जीतना है। क्या कांग्रेस को केवल दिल्ली और पंजाब में चुनाव जीतना है? नहीं, तो सब लोग कह रहे हैं छोड़ के जीतना है। दुबे जी, सब लोग कह रहे हैं कि मेरा छोड़ दो, बाकी जगह जीतो जाके। मेरा कहना है कि दिल्ली और पंजाब में तो केवल 18 सीटें हैं। कांग्रेस को तो राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाते हुए नहीं तो 42 सीटें बंगाल की छोड़नी पड़ेगी, 80 सीटें यूपी की छोड़नी पड़ेगी, सब जगह कांग्रेस छोड़ती रहेगी क्या? देखिए मसला तो कुछ और है, मसला और गहरा है। जिसको फेडरल फ्रंट की राजनीति कहते हैं, जो एक जमाने जब कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी तो विपक्षियों के कॉन्क्लेव होते थे एनटी रामाराव के नेतृत्व में, तो आज मोदी जी की सरकार के खिलाफ फेडरल फ्रंट की राजनीति हो रही है। ये दो एक ही चीज है। तो इसमें राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर कांग्रेस को अपने उस अतीत से पल्ला छुड़ाना होगा, और उसको जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं, छोटी शक्तियां हैं, उन शक्तियों की मदद में आना होगा। उसमें कांग्रेस का थोड़ा नुकसान हो जाए, उस नुकसान को उसे झेलना भी। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो फिर 2024 में विपक्षी एकता का इंडेक्स 1914 की तरह शून्य रहेगा। ये मैं कह रहा हूं। तिवारी जी, क्या ये इस मसले पर कांग्रेस केजरीवाल जी का समर्थन करेगी या हो पाएंगे एकजुट? और जबकि ये बात नहीं कर रहे, देखिए अभी भी इनडायरेक्टली घुमा के दे रहे हैं कि देश बहुत बड़ा संकट में है, कांग्रेस मेरी मदद करे, एहसान दिखाते हुए कि मेरे लिए कर रहे हो, तुम देश की मदद करो इसलिए तुम मेरी मदद करो। अतुल जी आप समझिएगा, आप चाहोगे सवाल पूछने। बोलिए तिवारी जी। देखिए कि आम आदमी पार्टी की जो बातें हैं वो भी चेंज हो गई। करेक्ट, अभी कुछ दिन पहले वो कह रहे थे कि कांग्रेस जो है वो इफेक्टिवली बीजेपी को काउंटर नहीं कर पा रही है, और उन्होंने एक मेक नंबर 1 इंडिया कैंपेन लॉन्च किया था जिसमें अपने नेशनल एम्बिशन को उन्होंने लॉन्च किया था। देखिए दुविधा ये है कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब और गुजरात में जो उनके वोटर हैं उसमें से 85% लोग पहले कांग्रेस को वोट किया करते थे। दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी का वोट बेस है, सपोर्ट बेस है, उसमें से 2/3 वोटर पहले कांग्रेस को वोट किया करते थे। तो ये एक डाइकोटॉमी है रिलेशनशिप में। आम आदमी पार्टी जितना मजबूत हुई है या आगे जितना मजबूत होगी, इस जगह से वो कांग्रेस के एक्सपेंस पे हो रही है। और सिर्फ ये आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमजोर किया है। माइनॉरिटी, दलित, आदिवासी, ओबीसी वोट ब्लॉक कांग्रेस से छीना है। आज अभी कल ही एक CSDS का एक पोल आया है जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि जहां भाजपा 37 से 39% वोट शेयर पा सकती है अगर चुनाव आज हुए, तो कांग्रेस 19 से 29% वोट शेयर कांग्रेस का इंक्रीज हो रहा है, और अदर पार्टीज का वोट शेयर 10% कम हो रहा है। आप देखिए इस बात को। तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं ये दो ब्लॉक्स हो चुके हैं। एक ब्लॉक कह रहा है कि भाई एकला चलो रे। एकला चलो रे का मतलब ये नहीं है कि अकेले लड़ेगी कांग्रेस। कांग्रेस के साथ ऑलरेडी 17-18 दल हैं। जो 19 दलों ने बॉयकॉट का लेटर लिखा है उसमें से 13 दल यूपीए में ऑलरेडी हैं।
तो एक है कि भाई एकला चलो रे इनके साथ, जो कांग्रेस की लीडरशिप और कांग्रेस के प्रभुत्व को मानेगा, और दूसरा है कि कहीं ना कहीं इन जिन राज्यों में कांग्रेस कमजोर है वहां तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या किसी और दल के साथ एक समझौता बनाया जाए। तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट वर्सेस लॉन्ग टर्म बेनिफिट, शॉर्ट टर्म पेन वर्सेस लॉन्ग टर्म पेन की बात है। तो कांग्रेस अगर लंबा सोचेगी तो हो सकता है, देखिए आज फोटो ऑप के लिए तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं ये देख रही है कि हम अगर मजबूत होंगे, हमें अगर वोट शेयर लेना है तो क्षेत्रीय दलों से ज्यादा आसानी से वोट शेयर आ सकता है बनिस्बत भाजपा से, जिसका वोट शेयर। अतुल जी, बहुत एक्चुअली ये बहुत गूढ़ प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये जितनी बड़ी डायकोटमी आम आदमी पार्टी के लिए ना, उससे डबल आपके लिए है, क्योंकि जो अभी तिवारी जी कह रहे हैं ना कि वोट शिफ्ट आप करा ले रहे हैं अपने पक्ष में, बहुत सारी जगहों दिख रहा है कि मुस्लिम वोट अब कट रहा है, इसलिए अखिलेश यादव जी या जेडीएस में आपने देखा है कि वहाँ पे कैसे शिफ्ट हुआ है। उसके बावजूद जो विपक्षी दल है वो आपकी मदद देश हित में चाहते हैं, अपने लिए नहीं। सरकार अपनी फंसी है दिल्ली में, लेकिन आप लोकतंत्र बचाने के लिए मेरी मदद करिए। ये आपको मतलब ये बताया जा रहा है इनडायरेक्टली कि आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। आप ये मत समझिए कि आप केजरीवाल जी के ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं, आप देश की मदद करिए, इसलिए मेरी मदद करिए। ऐसे में चूंकि कई सवाल ये खड़े होते हैं कि आप के बिना समर्थन के तो ये बिल हो असंभव ही रुक जाए, ये गिर जाएगा। आप समर्थन करेंगे तो शायद 1% पॉसिबिलिटी बने, क्या जोड़ गणित बनेगा, इसलिए सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जवाब दीजिए सर। नहीं, कैसा एक लार्जर पर्सपेक्टिव में इस चीज को हमें देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले एक बात, मैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल जैसे राजीव भाई आड़े में कर रहे थे वो करना नहीं चाहता। बहुत तकलीफ दे है कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में हम कुछ कहे, कोई बड़े नेता के बारे में हम कुछ कहे, और भाजपा हर बार अपने स्तर पर लोगों को लेकर आने की कोशिश करती है। तो ये जो है ये डिबेट को नहीं गिराना चाहिए। अब रही बात, मैं थोड़ा सा बात खत्म हो गई, इसको कंप्लेन कर दीजिए। हाँ बोलो, अब उस बात को छोड़ो सर। लार्जर पर्सपेक्टिव में इसको सोचना चाहिए कि यहाँ जेपी नड्डा जी ये कहते हैं कि 2024 के बाद कोई भी क्षेत्रीय दल जो है बचेगा नहीं, और उन्होंने वैसी कार्रवाई की है, शिवसेना की है, बहुत सारे जो उनके अलायंस पार्टनर है वो सब चले गए ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को छोड़कर। तो कांग्रेस ने 2004 से 2014 तक एक साझा सरकार यूपीए जो बना था वो चलाकर दिखाया है, और किसी के अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश नहीं की। अपना दल बढ़ना चाहिए, हमारा वोट शेयर बढ़ना चाहिए, किया है। तो ये दो मॉडल जो है पॉलिटिकल मॉडल, एनडीए और यूपीए, एनडीए निगल जाने वाला अपने अलायंस के छोटे पार्टनर्स को, और यूपीए साथ में चलने वाला, ये दोनों जो है वो सामने है। अगर 29% हमारा है तो इनका 10-15 जो भी है वो जोड़कर हम जो है 2024 में सत्ता में आएंगे। तो ये पर्सपेक्टिव अगर इतने लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा, और वैसी कोशिशें जारी है। और मैं आपको दावे से कहता हूँ जिस तरह से परिस्थितियां बदल रही हैं। नहीं, मेरा सवाल आप सवाल का दूसरा उत्तर दे रहे हैं। मैंने ये सवाल पूछा था उन दलों के संदर्भ में जिनकी आपको मदद करनी, जो देश हित के नाम से आपसे मदद मांग रहे हैं। घनेन्द्र जी देखिए, नहीं, मैंने उसका जवाब दे दिया, उसका क्या जवाब? और जो लाइन स्पष्ट रूप से दे दिया। अतुल जी, प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए। पंजाब यूनिट या दिल्ली यूनिट, पूरा मत मानिएगा, बुरी तरीके से आप लोग हारे हैं। क्या आपको लगता है कि वो यूनिट कहेगी नहीं देश हित में आप उनका समर्थन कर दीजिए? ये तो मतलब प्रैक्टिकल सोच कभी कह नहीं सकती। नहीं, मैंने आपको स्पष्ट कहा कि जो स्टैंड हमने लिया है, पार्टी ने लिया है, वो स्टैंड मैंने आपको बता दिया है। अब ऐसा है कि जो जितने डायनामिक्स इस देश के पॉलिटिक्स के बदलते जा रहे हैं, तो बदलते हुए डायनामिक्स में हो सकता है कि कई चीजों पर एक साथ आ भी जाए। तो ऐसा नहीं कि आज जो है वो कल नहीं रहेगा। ऐसा भी नहीं है कि कल पंजाब हम भी जीते थे बड़ी मार्जिन से, ऐसा नहीं कि हम पंजाब फिर से जीतेंगे नहीं। तो हर पार्टी को अपना वोट शेयर बढ़ाना, शो खत्म करना है मेरे को, अपनी सत्ता बढ़ाना जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं, हम उसको गलत नहीं मानते। सब समय एकदम खत्म हो रहा। पांडे जी 10 सेकंड गिन के दे रहा हूँ मैं, एकदम कट जाएगा फिर अपने आप। बिल्कुल। देखिए, मैं एक बात बता कि जैसे बीजेपी के जो अलायंस पार्टनर की बात कर रहे हैं, नीतीश जी जो हमारे साथ थे, उनके पास 40-44 सीट था, उनसे डबल सीट था, हमने उनको सीएम बनाया। वो प्रधानमंत्री बनने के लिए उधर गए हैं। अगर जिस दिन कांग्रेस का सीएम तय कर ले और विपक्षी एकता नहीं बने तो वो पहले कहाँ जाएंगे? आज देखिए जगनमोहन रेड्डी की पार्टी, मैं अभी न्यूज देख कॉल कर रहा था, वो आ रहे हैं, बीजेडी आ रहा है, बिहार में लोक जनशक्ति। देखिए 19 पार्टी में जी पांडे जी और ये टाइप। तो मेरा कहना है जो आज
के रेट अगर किसी और दिन कांग्रेस करे या नहीं करे, किसी और दिन। देखिए अभी अतुल जी ने कहा, अतुल जी ने हम लोग हिंदी में ना हिलगा के रखो, अभी थोड़ा एकदम क्लियर कट मत बोलो, थोड़ा उलझा के रखो, तो उन्होंने उलझा दिया है क्योंकि अभी गुरु वेट करो तो बताएंगे बाद में। लेकिन ये जो अभय जी कह रहे हैं ना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विपक्ष के लिए, अलग अलग अंतर विरोधों से भरे हुए हैं और कांग्रेस इस समय रिसीविंग एंड पे है, उसके लिए बहुत गेन है। अब वो समझ में, उसके लिए ज़्यादा बड़ी समस्या रादर की केजरीवाल जी के लिए या किसी अखिलेश यादव जी के लिए। बहरहाल ओपन है, बहुत सारी डिबेट्स अभी इसमें होंगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC आवाज़।